पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, या मैं कह सकता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट हमारे डे टू डे काम में आता है, लेकिन हमारे को मालूम नहीं होता है कि हम ये सब्जेक्ट काम में ले रहे हैं। इस सब्जेक्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1494 में इटली के विद्वान थे लुकास पेशियोली, उन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में हमारे को बताया था, इंट्रोड्यूस किया था। लुकास पेशियोली बेसिकली मैथमेटिशियन थे, अकाउंटेंट नहीं थे, वो मैथमेटिशियन थे। जो चीज अकाउंट्स में हम प्लस माइनस करते हैं उसी चीज को इन्होंने दूसरे रूप में डेबिट क्रेडिट के रूप में इन्होंने समझाया। तो अकाउंट्स को समझने के लिए या तो आप समझ लीजिए डेबिट क्रेडिट, या आप समझ लीजिए प्लस माइनस, या आप दोनों का कॉम्बिनेशन समझ लीजिए। प्लस माइनस से क्योंकि आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है, क्या ऐड करना होता है, क्या लेस करना होता है, क्या ऐड करने पे क्या आएगा, क्या लेस करने पे क्या आएगा। तो शुरू में हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो बजाय डेबिट क्रेडिट के बजाय आपके वो माइनस प्लस से समझ में आ जाए। एक बार यदि आपको प्लस माइनस से अकाउंट समझ में आ गया तो बेटा फिर उसको आप डेबिट और सीआर से भी उसको आप समझ लेंगे इजीली, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा था जो हमारी बुक्स हैं उसमें आपको अकाउंट्स के बहुत सारे रूल्स बता रखे हैं, वो रूल्स आपको बता रखे हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, और हम बात करेंगे प्लस और माइनस की। बात एक ही पड़ेगी, हम दोनों तरीके से बात करेंगे बेटा। एक तो अपन ये बात करेंगे कि हम चाहे डेबिट क्रेडिट काम में ले, हम चाहे प्लस माइनस काम में ले, बात एक ही पड़ेगी, एंट्री एक ही होगी। कैसे हम समझते हैं इस चीज को, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि तुम एक स्टूडेंट हो और मैं ये मान के चलता हूं कि एज ए स्टूडेंट तुम अभी कोई जॉब नहीं कर रहे हो, तुम्हारे कोई सोर्सेज नहीं है मनी अर्न करने के लिए, तुम्हारे कोई सोर्स नहीं है, तुम जस्ट एक स्टूडेंट हो। जो तुम्हारे एक्सपेंसेस हैं, जो तुम्हारी पॉकेट मनी है, उसके लिए तुम जो आपके पेरेंट्स हैं उस पर डिपेंडेंट्स हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अब पेरेंट्स जो हैं वो आपको रुपए देते हैं, पैसे देते हैं, तो हो सकता है कि वो आपसे उस पैसे का हिसाब मांगे। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं कि आप उनको ये हिसाब कैसे देंगे। एग्जांपल लेते हैं अपन कि आपको एज ए स्टूडेंट, मैं आपका एक नाम रख देता हूं रिंकू। रिंकू एक बच्चा है, इसको 1000 रुपए की आवश्यकता है और ये इस 1000 रुपए के लिए ये डिपेंड है अपने पेरेंट्स के ऊपर। 1000 रुपए क्यों चाहिए इसको? 1000 रुपए इसको इसलिए चाहिए कि इसको कुछ तो बुक खरीदनी है, कुछ इसको पेट्रोल डालना है, और कुछ ये स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, फ्रेंड्स में जाएगा, तो कैंटीन वगैरह में इसके एक्सपेंसेस हो जाएंगे। इसके लिए इसको 1000 रुपए की आवश्यकता है। इस 1000 रुपए के लिए इसने अपने पेरेंट्स से बात करी, तो पापा ने इसको कहा कि तेरे पास खुले नहीं है, तू 500 रुपए ले ले। पापा ने इसको 500 रुपए दे दिए। पापा ने इसको 500 रुपए दे दिए। अपन ऐसा मान लेते हैं इस 500 रुपए में से 400 रुपए की बुक्स ले आया। ये 400 रुपए की बुक्स ले आया बच्चा, 500 रुपए दिए थे, 400 रुपए की बुक्स ले आया। अभी इसके दो काम और बाकी हैं। इसको पेट्रोल भी डालना है, स्कूल कॉलेज भी इसको जाना है, वहां के लिए भी इसको
रुपए चाहिए। तो इसने क्या करा कि 300 रुपए इसने अपने को मान लेते हैं मम्मी से ले लिए, 300 रुपए इसने मम्मी से ले लिए। और इसमें जब अपन ऐसा मान लेते हैं कि 200 रुपए का इसने पेट्रोल डाल लिया, देन अगेन इसने 200 रुपए और ले लिए, अपने भैया से ले लिए, 200 रुपए भैया से ले लिए इसने, और 100 रुपीज इसने कैंटीन में एक्सपेंस कर दिए, कैंटीन में इसने 100 रुपीज एक्सपेंस कर दिए। उसके अलावा क्या हुआ, इसका एक फ्रेंड है, उसको कोई जरूरत थी तो 50 रुपीज इसने अपने फ्रेंड को दे दिए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसके पास कितने पैसे बचे? ये बच्चा बिना जेब में हाथ डाले क्या ये बता सकता है कि इसके पास में कितने पैसे बचे? चलिए मैं बताता हूं आपको इसके पास कितने पैसे बचे। इसके पास में 500 रुपए आए थे पापा से, 400 रुपए की इसने बुक ले ली, तो इसके पास 100 रुपए ये बचे। ये मैंने क्या करा, अकाउंटिंग करी क्या, मैंने माइनस करा। 300 रुपए इसने मम्मी से ले लिए, 100 रुपए इसके पास थे, 300 रुपए इसने और ले लिए मम्मी से, तो मैं इसको ऐड करूं कि माइनस करूं? इसको मैं ऐड करूं, तो इसके पास में 400 रुपए हो गए। 400 में से इसने 200 रुपए का पेट्रोल डाल दिया, तो इसके पास में 200 रुपए बचे। या तो बात समझ में आ रही है आपको? मैं कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट प्लस माइनस कर रहा हूं। इसके बाद में इसने 200 रुपए जो है भैया से ले लिए, तो इसके पास वापस 400 रुपए हो गए। ये मैं इसके पास में 400 रुपए हो गए। फिर इसने 100 रुपए कैंटीन में खर्च कर दिए, 300 बचे। 50 रुपीज इसने अपने फ्रेंड को दे दिए, इसके पास में 250 रुपीज बचे। ये हिसाब लगाने के लिए क्या इस बच्चे ने कोई अकाउंटिंग करी है? इस बच्चे ने कोई अकाउंटिंग नहीं करी है, ये एक सिंपल हिसाब लगाया है। अब बच्चों मान लीजिए ये हिसाब यदि मैं दूसरे वे में लिखूं, मैं ये हिसाब इस वे में लिखूं कि इसके पास में जो जो पैसे आए हैं वो तो मैं लिख दूं एक तरफ, और जो पैसे इससे खर्च हुए हैं वो मैं लिख दूं एक तरफ। एक लाइन बना करके जो पैसे इसके पास में आए हैं वो तो मैं लिख देता हूं एक तरफ, और जो पैसे इसके पास से गए हैं वो मैं लिख देता हूं एक तरफ। तो वो ज्यादा थोड़ा सा देखने में आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, बार बार प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा इसको। तो इसके पास क्या क्या है, इसके पास में 500 रुपए आए पापा से, इसके पास में 300 रुपए आए मम्मी से, इसके पास में 200 रुपए आए भैया से, इसके पास में टोटल 1000 रुपए आए हैं। एक्सपेंसेस क्या क्या कर दिए इसने, ये बुक्स ले आया, 400 रुपए की बुक्स ले आया, 200 रुपए का इसने पेट्रोल डाल दिया। ये मैं जो एक्सपेंस ये इसने किए वो मैं एक तरफ लिख रहा हूं। 100 रुपए इसने कैंटीन में खर्च कर दिए, 50 रुपीज इसने अपने फ्रेंड को दे दिए। इसके पास में 1000 रुपए आए थे, जिसमें से इसने 400, 200, 100 और 50 750 रुपीज इसने एक्सपेंसेस कर दिए। तो इसके पास कितने बचे, इसके पास बचे 250 बैलेंस। इसको मैंने बैलेंस करके लिख दिया, इसके पास बचे 250। इस फॉर्मेट का फायदा क्या है, इस फॉर्मेट का फायदा यह है कि इसको बार बार एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक ही अकाउंट में जो जो के पास में आ रहा है वो एक साइड लिख रहा है, और जो जो इसके पास से जा रहा है ये दूसरे साइड में लिख रहा है। तो ये एक इजी फॉर्मेट हो गया। तो बेटा यदि ये चीज कर रहा है, प्लस माइनस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मैथमेटिक्स कर रहा है।
उसी को यदि ये इस तरह से लिख रहा है कि जो आ रहा है वो एक तरफ, जो जा रहा है जो एक तरफ, इनकमिंग एक तरफ, आउटगोइंग एक तरफ, तो इसका मतलब है ये बच्चा अकाउंटिंग कर रहा है। तो जरा सोच के बताइए, हिसाब रखने का तरीका ये बेहतर हुआ कि ये बेहतर हुआ? हिसाब रखने का तरीका मेरे ख्याल में ये बेहतर हुआ। इसमें कोई ज्यादा सोचना नहीं है, जैसे जैसे आते गए यहाँ लिखता गया, जैसे जैसे जाते गए वहां लिखता गया। अब इस बात को अपन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये तो एक दिन की बात है। मान लीजिए महीने के एंड में वो ये जानना चाहता है कि मेरा एक्सपेंसेस कुल मिला के बुक्स पे कितना हुआ है, या मेरा एक्सपेंसेस कुल मिला के पेट्रोल पे कितना हुआ है, या कैंटीन में कितना हुआ है, या कितने पैसे मैंने पापा से लिए, कितने मम्मी से लिए, कितने भैया से लिए। तो उन सब के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इन सब के अकाउंट अलग अलग मेंटेन करने पड़ेंगे। बुक्स का अकाउंट अलग हो गया, पेट्रोल का अलग हो गया, कैंटीन का अलग हो गया, पापा का अलग हो गया, मम्मी जी का अलग हो गया, भैया का अलग हो गया। तो अकाउंटिंग में क्या होता है बेटा कि एक धीरे धीरे करके एक प्रोसेस होता है। अच्छा, अब ये तो अपन एक स्टूडेंट की बात करी है। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जितना जो हेड्स आपके हैं, हेड्स मतलब जहां से आपको पैसे आ रहे हैं या जहां पैसे जा रहे हैं, ये आपके हेड्स हैं। पापा, मम्मी, भैया, बुक्स, पेट्रोल, कैंटीन, फ्रेंड वगैरह, ये सब आपके हेड्स हैं, जहां से आपके पास पैसे आ रहे हैं या आपसे पैसे जा रहे हैं। तो क्या इतने ही हेड आपके पेरेंट्स के होंगे? नहीं, उनके हेड्स इससे कहीं ज्यादा होंगे। उनके सोर्सेज भी ज्यादा होंगे, इनकमिंग्स भी उनकी शायद ज्यादा होंगी और आउटगोइंग्स भी उनकी ज्यादा होंगी। उनको घर का राशन भी देखना है, दूध भी देखना है, पेपर वाला भी देखना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देखना है, कल को और एक्सपेंसेस क्या होंगे उसके लिए भी उनको सेविंग्स करनी है। उनके हेड्स बहुत ज्यादा होंगे आपसे, तो उनके लिए खाली इस तरीके से अकाउंटिंग करना बेहतर नहीं होगा। उनको चाहिए कि वो इसको थोड़ा ढंग से विस्तार से इसको करें। और इसके रिजल्ट्स क्या आए हैं वो आप तो शायद एज ए स्टूडेंट नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन एज ए पेरेंट वो तो जानना चाहेंगे कि साल भर में हमने क्या कमाया, क्या नहीं कमाया। अब थोड़ा सा अपन इसको और विस्तार से बात करते हैं। आप सोचिए, एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, दुकान वाला दिन भर में कितने लोगों को सामान बेचता है, कितने लोगों से सामान खरीदता है। तो यदि वो हिसाब नहीं रखेगा प्रॉपर वे में, तो पक्का है उससे कोई ना कोई गलती होगी। उसके अलावा गलती तो होगी। उसके अलावा ये है कि जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, उसको जो वो इनकम अर्न कर रहा है उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स देना होता है, गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स देना होता है। तो उसको प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करने जरूरी होते हैं। उसके बिना वो ये सब कैलकुलेट नहीं कर सकता। और थोड़ी बड़ी बात करें, कंपनीज है, कंपनीज में कितने सारे कस्टमर्स होते हैं। मान लेते हैं आपके पास में जियो का सिम है, तो आप उसको पर्टिकुलर टाइम पर रिचार्ज कराते हैं। आप जियो के लिए एक कस्टमर है, उसके लाखों कस्टमर है, तो पर्टिकुलर डेट तक के लिए आपका फोन रिचार्ज होता है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास में आपका रिकॉर्ड है। एवरी टाइम जब आप फोन कर रहे हैं या कोई फोन आ रहा है आपके पास में, कोई मैसेजेस कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, नेट काम में ले रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो कंपनी के पास में उसका रिकॉर्ड है। लीगल जरूरी है। तो बेटा क्या होता है कि अकाउंटिंग जो है एज ए स्टूडेंट तुम चाहे सीखो चाहे मत सीखो, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ एज ए बिजनेसमैन को तो अकाउंटिंग जरूरी होती है। तो उसके लिए कोई प्रॉपर वे होना चाहिए, उसके लिए कोई प्रॉपर वे होना चाहिए। तो जो प्रॉपर वे है उसको उन्होंने नाम दे रखा है बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब कुछ भी नहीं है, जनरल एंट्रीज आपको पास करनी है, होगा वही, प्लस माइनस ही होगा। बस तुमको ये ध्यान रखना है कि अपने को क्या डेबिट करना है और हमारे को क्या क्रेडिट करना है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। तो बच्चों ऐसा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि डेबिट किसे करते हैं और सीआर किसे करते हैं, डेबिट क्रेडिट किसे करते हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं इटसेल्फ। तो बेटा डेबिट एंड क्रेडिट
आर टू साइड्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसके दो साइड होते हैं, एक डेबिट और एक होता है क्रेडिट। अब सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं? तो बेटा इसके लिए तुम एक बात सीख लो खाली। इसके लिए तुम खाली एक चीज सीख लीजिए कि डेबिट क्रेडिट करने के लिए जो रूल्स है उसकी दो अप्रोच होती हैं। दो अप्रोच है बुक कीपिंग की या जर्नल एंट्रीज के हम बोल सकते हैं। जर्नल एंट्रीज की दो अप्रोच होती हैं। एक तो है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक हमारी है मॉडर्न अप्रोच। मेरे हिसाब से समझने के लिए मॉडर्न अप्रोच जो है ये ज्यादा अच्छी है। अपन समझेंगे दोनों, ट्रेडिशनल भी समझेंगे अपन और अपन मॉडर्न अप्रोच भी अपन समझेंगे। दोनों से बात एक ही पड़ेगी। जो भी कोई तुम्हारी आंसर शीट चेक कर रहा है उन्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि आपने कोई भी एंट्री पास करी है तो आपने ये अप्रोच माइंड में रखी है या आपने ये अप्रोच माइंड में रखी है, उसको नहीं मालूम पड़ेगा। तुम्हारी एंट्री सही होगी। तो तुमको दोनों बातें सीखनी है, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न अप्रोच भी। बट एज ए टीचर मैं तुम्हारे को ये गाइड करूंगा कि तुम ये अप्रोच फॉलो करो। कैसे? कि बेटा पूरे अकाउंट्स में, नॉट ओनली इन 11, आगे भी 12th में, बीकॉम में, एमकॉम में, सीए में, एमबीए में, फला में, ढिमका में, सब जगह प्रैक्टिकली किसी कंपनी में, सब जगह कुल मिलाकर के अकाउंट्स 4 ही होते हैं। अकाउंट्स 4 ही होते हैं, पांचवा अकाउंट नहीं होता है। एक्सपेंस का अकाउंट होता है, इनकम का अकाउंट होता है, असेट का अकाउंट होता है और लायबिलिटी का अकाउंट होता है। कुल मिलाकर के अकाउंट 4 होते हैं, एक्सपेंस, इनकम, असेट और लायबिलिटी। सारी अकाउंट्स आपकी इन चारों अकाउंट्स के ऊपर ही चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि सर एक अकाउंट और होता है कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल होता है। तो बेटा कैपिटल अकाउंट भी होता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट भी क्या होता है? लायबिलिटी ही होता है, इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा नहीं है। फिर भी आप चाहे तो मैं लिख देता हूं कि लायबिलिटी ही होता है कैपिटल अकाउंट, वो अलग नहीं होता है। कैपिटल का मतलब होता है कि जो बिजनेसमैन है, ओनर जो है, उसने जो बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, बिजनेसमैन ने, ओनर ने जो बिजनेस में, अपने खुद के बिजनेस में जो उसने इन्वेस्ट करा है, दैट इज कैपिटल। मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन इट्स बिजनेस, इन हिज बिजनेस इज कैपिटल। तो बिजनेस के लिए वो भी क्या लायबिलिटी है। बिजनेस में कहीं से भी पैसा आ रहा है, आपने किसी से लोन लिया होता तो क्या होता? बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती। तो बिजनेस ने लोन ना लेकर के जो बिजनेसमैन है उसने अपना स्वयं का पैसा लगाया है, तो भी क्या है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी ही है। तो कुल मिला के अकाउंट 4 ही होते हैं, एक्सपेंस, इनकम, असेट और लायबिलिटी, प्लस कैपिटल भी आप इसको आप बोल सकते हैं। तो बेटा क्या होता है, ये ध्यान रखना हमेशा, एक्सपेंस और असेट इनका डेबिट बैलेंस होता है, ये डेबिट होते हैं हमेशा। इनकम और लायबिलिटी ये क्रेडिट होते हैं। सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा, कोई असेट होगी तो डेबिट होगी, कोई इनकम या लायबिलिटी होगी तो हमारे को क्या होगी? सीआर होगी, क्रेडिट होगी। यदि ये बढ़ रहे हैं तो, यदि ये बढ़ रहे हैं तो, इंक्रीज हो रहे हैं तो ये असेट और एक्सपेंस हमारे डेबिट होंगे। कहने वाली बात नहीं है। यदि ये डिक्रीज होंगे तो फिर हमारे सीआर हो जाएंगे। इनकी नेचर डेबिट है, इनकी नेचर सीआर है।
क्रेडिट है। इनकम की लायबिलिटी की नेचर क्या है बेटा, क्रेडिट है। यदि ये बढ़ेगी तो ये क्या होंगी, सीआर होंगी, क्रेडिट होंगी। अब यदि कम होंगी तो क्या होंगी, तो यदि कम होंगी तो मेरी डेबिट हो जाएंगी। बेसिक नेचर क्या है एक्सपेंस की, असेट की डेबिट नेचर है, इनकम और लायबिलिटी की क्रेडिट नेचर है। तुम ये अप्रोच ध्यान रखोगे तो तुम्हारे को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी आप जब प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करने जाएंगे कहीं पर, सारी पढ़ाई करने के बाद में आप यदि कुछ अकाउंट्स का काम करते हैं तो अप्रोच यही काम में आती है। तो अपन जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, आपको ये बताना है कि इस एग्जांपल में मेरे को क्या हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, इनकम हुआ है, असेट हुआ है, लायबिलिटी हुआ है, एक से ज्यादा हुआ है, क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल में ले रहा हूं रेंट पेड। आपने रेंट पे करा है ₹10,000। 10,000 रुपीज का आपने रेंट पे करा है। शॉप आपने रेंट पे ली हुई है तो आपने उसका रेंट पे करा है 10,000 रुपीज। इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो हो रहा है रेंट अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक कैश अकाउंट हमारा इफेक्ट हो रहा है। आप क्या कहेंगे, रेंट क्या है हमारे लिए, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है या असेट है या इनकम है या लायबिलिटी है। मैं तो बोलूंगा रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है तो क्या होना चाहिए, ये डेबिट होना चाहिए। एक्सपेंस तो डेबिट होना चाहिए। रेंट अकाउंट डेबिट हाउ मच, 10,000 रुपीज। कैश क्या है हमारे लिए, कैश हमारे लिए क्या है बेटा, असेट है। आपके पास में कैश रखा था वो आपके लिए क्या है, क्या थी आपके लिए, वो असेट थी। आपने पेमेंट कर दिया, असेट कम हो गई, नेचर के विपरीत काम हो रहा है। असेट बढ़ती तो हम डेबिट करते, यहां पर तो असेट हमारी कम हो रही है कैश, तो हमने एंट्री कर दी इसकी टू कैश। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था असेट डेबिट होती है, तो बेटा मैंने कहा था असेट डेबिट होती है, तो बढ़ रही हो तो यहां पर असेट हमारी कम हो रही है। एक एग्जांपल बोल लेते हैं अपन। सपोज करिए कमीशन रिसीव्ड, ₹5,000। आपका जो बिजनेस है वो मान लेते हैं इस तरह का बिजनेस है कि आप गुड्स पे जो है ब्रोकरेज अर्न करते हैं, कमीशन आप अर्न करते हैं। कमीशन आपको मिला है तो इस अकाउंट में, इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कमीशन और एक कैश। मुझे बताइए कमीशन रिसीव्ड क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, इनकम हुआ, असेट हुआ या लायबिलिटी हुआ। कमीशन इनकम हुआ तो ये सीआर होना चाहिए। रिसीव कैश आया, असेट है बढ़ी है तो ये हमारा डीआर होना चाहिए। तो एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ये मैं एक बार आपको एंट्रीज वगैरह जो है ये रफ करके बता रहा हूं। इसका पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है, वो कोई खास बात नहीं है, सारी एंट्रीज में वही फॉर्मेट चलता है। एंट्रीज का एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया ना, फॉर्मेट तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर क्वेश्चन में वो एक ही फॉर्मेट होता है, कोई खास बात। कमीशन कितना मिला हमें, हमें 5,000 रुपीज का कमीशन मिला है। और एग्जांपल लेते हैं अपन, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें आपने कोई मशीन दी थी, ओल्ड मशीन दी थी, आपके काम में नहीं आ रही थी, आपने उसको बेच दी। मशीनरी सोल्ड कर दी आपने 50,000 रुपीज की। इस ट्रांजेक्शन में हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हुए, मशीन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। मशीन आपके लिए क्या थी, आपके पास में थी, आप इसके स्वामी थे, ओनर थे,
तो मशीन आपके लिए असेट थी, आपने मशीन बेच दी है तो यानी कम हो गई है, तो ये क्रेडिट होनी चाहिए। क्यों कि असेट की नेचर डेबिट होती है, ये तो कम हो रही है तो ये तो होनी चाहिए हमारी क्रेडिट। और पैसा आया कैश, क्या हमारे लिए असेट है, ये बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए डेबिट होना चाहिए। एंट्री क्या बन गई बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन 50,000। कुल मिलाकर के ये है कि पूरी अकाउंट्स में जब तक आप पढ़ेंगे अकाउंट्स में, आपको ये वादा कर रहा हूं कि खाली 11th में ही नहीं, आगे भी 12th में भी, बीकॉम में भी, एमकॉम में भी, सीए वगैरह जो भी आप कोई कोर्स करते हैं, प्रोफेशनल वगैरह कोई कोर्स करते हैं, आप पे प्रैक्टिकली करते हैं अकाउंटिंग, तो आपको यही अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अपन जो बुक्स में आपको अप्रोच दी हुई है ट्रेडिशनल अप्रोच वो अपन नहीं समझेंगे, अपन वो भी समझेंगे बेटा, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति ये एंट्री देखेगा तो वो आपको ये नहीं कह सकता, वो ये चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने कौन सी अप्रोच लेके काम करी है। आज अपन ने समझी है मॉडर्न अप्रोच, नेक्स्ट क्लास में कल अपन समझेंगे इस अप्रोच के बड़े एग्जांपल समझेंगे, थोड़े से आपकी बुक से लेंगे एग्जांपल्स, और फिर अपन समझेंगे कि जो हमारी बुक्स में जो अप्रोच दी हुई है ट्रेडिशनल अप्रोच वो। अब बेटा 1 मिनट की आप और बात सुन लीजिए कि देखिए जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये इंग्लिश अप्रोच है ट्रेडिशनल, और जो मॉडर्न अप्रोच है बोलते हैं ये अमेरिकन अप्रोच है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये अकाउंटिंग जो है ये बाहर से आई है, क्या इंडिया वालों को अकाउंटिंग नहीं आती थी? बेटा ये बिल्कुल गलत बात है, इंडिया वालों को अकाउंटिंग बहुत पहले से आती थी, लेकिन बेटा क्या हमारा जो सिस्टम था हिंदी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कॉल्ड एज बही खाता सिस्टम, तो बही खाता सिस्टम है वो आजकल चलता नहीं है, अकाउंट में हम लोग कमजोर नहीं है। इंडियंस की अकाउंटिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, इंडिया के अकाउंटेंट की डिमांड पूरे वर्ल्ड में होती है, पूरे वर्ल्ड में बात जानी जाती है कि इंडियन अकाउंटेंट बहुत अच्छा होता है, उसको सारे बेसिक फंडा उसके क्लियर होते हैं, सब कुछ है। तो अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। हमारी बुक्स में क्योंकि अमेरिकन और ब्रिटिश अप्रोच दी हुई है इसलिए हमारे को अपन वो पढ़ रहे हैं, बाकी सिस्टम तो हिंदी का भी होता है, वो मैं तुमको सिखा सकता हूं लेकिन वो तुम्हारे काम का नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली काम में नहीं आता है। सारे सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी हैं वो सारे हमारे न्यू अप्रोचेज पे बने हुए हैं, वेस्टर्न अप्रोचेज पे बने हुए हैं, हमारे यहाँ की अप्रोच पे बने हुए सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए आपको ये अप्रोच अपन सीखनी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं या मॉडर्न फॉलो करते हैं। इन माय ओपिनियन यू शुड फॉलो मॉडर्न अप्रोच। थैंक यू वेरी मच।